अच्छा, तो आज हम शुरू करेंगे डॉकर डीप डाइव। ये जो हमारा बुक है, हम इसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, द डॉकर इंजन। तो लास्ट टाइम भी हमने यही कवर किया था, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग का बटन को दबाना भूल गया था, तो इस वजह से फिर मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो अभी मैं इस क्लास को वापस ले रहा हूँ। तो जो भी लोग YouTube पे देखते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं करते हैं, आपके लिए तो कुछ नया नहीं होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि मंडे पे क्यों कोई भी वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया था, तो इसका वजह यही है। तो इस वजह से थोड़ा मसला तो हुआ। खैर, तो फिलहाल तो अब मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है, जब भी तो आप लोग ये देख रहे हो अभी यूट्यूब के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि चैप्टर 5 में हम क्या पढ़ेंगे। तो डॉकर इंजन एक्चुअली क्या है, आप ये इस तरह से समझ सकते हो कि आपका जो पूरा डॉकर का सॉफ्टवेयर है, उसके जो मेन पार्ट्स है, उसके जो कोर कंपोनेंट्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारे चीजें को मिला के आपका डॉकर इंजन बन जाता है। तो एक ट्रेन के ऊपर आपका जो, अगर मैं बोलूं कि ट्रेन में मेन पार्ट्स क्या है या मेन पार्ट ऑफ द ट्रेन क्या है, तो आप बोलोगे कि द मेन पार्ट ऑफ द ट्रेन उसका इंजन है, क्योंकि उसका इंजन ही ट्रेन को मूव करता है, उसमें ही आप फ्यूल डालते हो, उसकी वजह से ही ट्रेन चल सकता है। तो इस वजह से जो आपका ट्रेन का इंजन है, वो उसका एक तरह से उसका दिमाग बोल सकते हैं। एक तरह से ट्रेन का दिमाग या ट्रेन का जो मेन चीज है जिसकी वजह से वो चल सकता है, जिसकी वजह से वो अपना काम को पूरा कर सकता है, वो है उसका इंजन। तो इसी तरह से हमारे जो मेन कंपोनेंट्स है, जो हमारा इंजन जिससे हमारा इंजन बनता है, हमारा डॉकर इंजन बनता है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि डॉकर का जो इंजन है वो कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या है। तो एक तरह से हम उसको खोल के देखेंगे कि उसके अंदर ऐसे क्या कंपोनेंट्स है जिससे हमारा डॉकर का सॉफ्टवेयर जो है वो बन जाता है। ठीक है। तो अब जितने भी आगे के सेक्शंस होंगे, उनके जो पार्ट्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ये सारे सेक्शंस। सबसे पहले TLDR मतलब एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद डीप डाइव मतलब एक इन डेप्थ ओवरव्यू के ये सब है क्या, और फिर उसके बाद हम कमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो इंशाल्लाह हम सारे पार्ट्स को इसी क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो अब हम शुरू करते हैं द TLDR मतलब एन इंट्रोडक्शन टू डॉकर इंजन। डॉकर इंजन है क्या? अब डॉकर इंजन वो कोर सॉफ्टवेयर है जिससे हम कंटेनर्स को रन भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। तो एक चीज जो हमें वर्चुअलाइजेशन के बारे में पता है, वर्चुअलाइजेशन जो है वो फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। उसका मेन पर्पस है अपना सेपरेशन करना बिटवीन फिजिकल हार्डवेयर और वर्चुअल हार्डवेयर। या अगर आप अपना एक फॉर एग्जांपल आप अपना कंप्यूटर को क्लोन करके एक वर्चुअल कंप्यूटर को बनाओ अपना एग्जिस्टिंग कंप्यूटर के ऊपर, तो आपका वर्चुअल कंप्यूटर और आपका हार्डवेयर बेस्ड कंप्यूटर, आपकी असली कंप्यूटर, वो दोनों सेपरेटेड होगा। तो जब हम एक वर्चुअल कंप्यूटर बनाते हैं या कोई भी वर्चुअल चीज को हम लॉन्च करते हैं अपना कंप्यूटर के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। और वर्चुअल मशीन्स जो है वो वो एक तरह से आप इस तरह से समझते हो, वो वर्चुअल कंप्यूटर्स है। वर्चुअल मशीन्स मतलब वर्चुअल कंप्यूटर्स, जिसके अंदर हमारा पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें सारे कमांड्स होते हैं, पूरा GUI होता है, जो भी हम चाहते हैं वो हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और हम मतलब बिल्कुल नॉर्मल कंप्यूटर की तरह ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई वर्चुअल मशीन्स। लेकिन वर्चुअलाइजेशन इटसेल्फ, वर्चुअल मशीन्स के अलावा भी और भी पॉसिबिलिटीज है वर्चुअलाइजेशन का, और इसका एक एग्जांपल है कंटेनर वर्चुअलाइजेशन। तो कंटेनर वर्चुअलाइजेशन में जिस तरह डॉकर में होता है, बजाय आपका एक ओएस को इस्तेमाल करने का, वो आपका ऑलरेडी जो आपका आप ओएस इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल विंडोज, तो उसी को ही इस्तेमाल करेगा, और जितना भी फंक्शनैलिटीज है एप्लीकेशन का, सिर्फ उसी को ही सेपरेट रखेगा। वो एक नया ओएस नहीं बनाएगा बिला वजह। तो जिन एप्लीकेशंस को एक नया पूरा नया ओएस की जरूरत नहीं होती है, वो फिर डॉकर को इस्तेमाल करने से उनको फिर ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए फिर इस तरह के जब यूज केसेस होते हैं, तो आमतौर पे डॉकर ही इस्तेमाल होता है। तो डॉकर इंजन जो है, ये वो कोर सॉफ्टवेयर है जो हमारा कंटेनर्स को रन करता है और मैनेज करता है। और डॉकर इंजन जो इटसेल्फ, हमारा जो डॉकर इंजन है, वो मॉड्यूलराइज्ड होता है। अब मॉड्यूलराइज से मेरा मतलब क्या है, या आप इस तरह से समझ सकते हो, अगर मैं एक ट्रेन इंजन की बात करूं, आप जब कोल को अंदर डालते हो एक ट्रेन इंजन के अंदर, मैं अभी स्टीम इंजन की बात कर रहा हूं, तो एक स्टीम इंजन के अंदर जब आप कोल डालते हो, तो उसको वो जब कोल जलता है, तो उससे जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से ट्रेन पावर हो जाता है। और फिर वो जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी से पूरा ट्रेन मतलब चल सकता है। और इसी वजह से ही जो उसका एक आउटपुट होता है वो होता है स्मोक। तो
ऑलरेडी मैंने एक तरह से इसके 3 पार्ट्स तो बता ही दिया। सबसे पहले जिस ओपनिंग के अंदर आप कोल डालते हो वो एक पहला पार्ट है, फिर दूसरा पार्ट है इंजन का जिससे वो जो कनेक्शंस हुए हुए हैं एक्चुअल व्हील्स के साथ जो कनेक्शंस हुए हुए हैं वो एक चीज है, फिर उसके बाद जो स्मोक निकलता है जो उसका आउटपुट है वो भी एक चीज है। तो ये 3 पार्ट्स को मिला के इन शॉर्ट हमारा एक इंजन बन जाता है। तो इसी तरह से ही हमारा डॉकर इंजन में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जिस तरह कार इंजन में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होता है, उसमें थ्रॉटल होता है, सिलेंडर्स होता है, स्पार्क प्लग्स होता है, बहुत सारे अलग अलग चीजें होते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स है जो हमारा पूरा कार का इंजन को बना देता है। तो इसी तरह से डॉकर इंजन में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे चीजें साथ साथ काम करके हमारा एक डॉकर इंजन का हमारा डॉकर इंजन का फंक्शनैलिटी देता है। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल डॉकर इंजन के अंदर हमारे पास कंटेनर्स हैं, इमेजेस है, एपीआई है, एग्जीक्यूशन ड्राइवर, रन टाइम, शिम्स, इस तरह की चीजें। तो एट द टाइम ऑफ राइटिंग, अब ये 2017 का बुक है तो काफी पुराना है, लेकिन जब ये बुक लिखा गया तो उस वक्त जो मेजर कंपोनेंट्स थे डॉकर इंजन का वो था डॉकर क्लाइंट, डॉकर डायमंड, कंटेनर और रंक, ये 4 कमांड्स हैं। और जब इन सारे कमांड्स को साथ लेके चलते हैं तो ये सारे कमांड्स को मिला के आपका, या सॉरी कमांड्स नहीं, ये सारे कंपोनेंट्स को मिला के आपके पास वो फंक्शनैलिटी आ जाता है जिससे आप इमेजेस बना सकते हो, इमेजेस से कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हो, उनको रन कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो। तो आपका पूरा एक डॉकर इंजन बन जाता है। तो ये एक हाई लेवल व्यू है कि डॉकर इंजन वर्क किस तरह होता है। सबसे पहले है आपका डॉकर क्लाइंट, मतलब है कि जहां हम कमांड्स टाइप करते हैं, डॉकर स्पेस फिर जो भी उसका कमांड है तो वो आपका डॉकर क्लाइंट बोला जाता है। फिर उसके बाद वो कमांड फॉरवर्ड होता है डायमंड को, फिर डायमंड उसको फॉरवर्ड करता है कंटेनर को, फिर कंटेनर फॉरवर्ड करता है रंक को। और ये जो तीनों कंपोनेंट्स है डायमंड, कंटेनर और रंक, ये सब डॉकर इंजन के अंदर ही कंटेंट हुआ हुआ है। तो ये एक हाई लेवल व्यू भी हमने देख लिया इसका। अब हम इसको थोड़ा इन डेप्थ व्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि 2 मेन पार्ट्स क्या है, मतलब है कि इंजन के अंदर भी चलो बहुत सारे पार्ट्स मौजूद है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, तो मैं इस तरह से भी बता सकता हूं कि हमारा सीपीयू के अंदर जो उसका मेन इंजन है वो है हमारा मदरबोर्ड। लेकिन मदरबोर्ड के अंदर भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, मतलब जैसे हमारा सीपीयू है या उसमें जो मेमोरी स्लॉट्स है वो मेन चीजें बोले जाते हैं ना। तो इसी तरह से डॉकर इंजन के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स थे वो थे हमारा डॉकर डायमंड और एलेक्सी। अब ये दोनों चीजें है क्या? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि डॉकर डायमंड क्या है। अब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लिनक्स का ही क्लासेस में कि बाइनरी क्या होता है। जब हम लिनक्स के अंदर /bin/sh लिखते हैं किसी भी बैश का स्क्रिप्ट के अंदर, या जब भी हम /bin का फोल्डर के ऊपर जाते हैं, तो बाइन मतलब BIN या बिन या बाइनरी उसका फुल फॉर्म। ये बाइनरी का मतलब बेसिकली ये है कि जो भी आपके पास कोड होता है अपनी OS के अंदर वो सारा कोड आपका बाइनरी कोड कहलाता है, या आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड कहलाता है। तो ये सारा कोड जो है ये आपका एक बाइनरी कहलाता है। तो डॉकर डायमंड एक बहुत ही बड़ा बाइनरी था, एक बहुत ही बड़ा सेट ऑफ एक बहुत ही बड़ा कोड का पीस था जिसमें सारे चीजें को डिफाइन किया गया, ये सारे डॉकर के कमांड, सारे फंक्शनैलिटीज, ये सारे चीजें इसमें डिफाइन किया गया है। तो एक तरह से डायमंड पूरा डॉकर का हार्ट है, आप इस तरह से भी समझ सकते हो। तो डॉकर डायमंड के अंदर ही सारा कोड मौजूद है, डॉकर क्लाइंट का, एपीआई का, कंटेनर रन टाइम का, इमेज बिल्डिंग का, जितने भी फंक्शनैलिटीज हैं उन सब का कोड इसके अंदर मौजूद है। तो ये था पहला हमारा मेन कंपोनेंट डॉकर इंजन का। हमारा दूसरा मेन कंपोनेंट डॉकर इंजन का है LXC। LXC एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे डायमंड को एक्सेस मिलता है कर्नल नेम स्पेसेस का और कंट्रोल ग्रुप्स का, या उसका शॉर्ट फॉर्म है C ग्रुप्स। अब ये कर्नल नेम स्पेसेस और कंट्रोल ग्रुप्स क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो ये आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब हमने यूजर्स एंड ग्रुप्स को जब हमने डिस्कस किया था, यूजर्स, ग्रुप्स, यूजर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब को जब हमने डिस्कस किया था लिनक्स के अंदर, chmod का कमांड, ग्रुप ऐड का कमांड, यूजर ऐड का कमांड, ये सारी चीजें जब कवर की थी तो हम मैनेज कर रहे थे यूजर्स और उनके ग्रुप्स को, और इंडिविजुअल फाइल्स को भी हम मैनेज कर रहे थे। लेकिन ये जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब है कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा यूजर है, कौन सा अकाउंट है, मतलब इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये आपके सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। आपका कर्नल नेम स्पेसेस है, कंट्रोल ग्रुप्स है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपका
कुछ मतलब ये कुछ करता नहीं है, ये एक्चुअली ये जितने भी चीजें हैं यूजर ग्रुप्स और ये सारी चीजें, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। कि मेरे पास एक फाइल कैबिनेट है, या चलो मेरा पूरा ऑफिस में 5 कैटेगरीज के फाइल्स हैं, ईच कैटेगरी को मैं एक शेल्फ के अंदर डाल दूं फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं हर कैटेगरी को एक शेल्फ के अंदर डालूंगा तो मेरे पास एंड में 5 शेल्फ बचेंगे, ईच शेल्फ के अंदर एक कैटेगरी के फाइल्स होंगे। तो इसी तरीके से ही हमने ऑर्गेनाइजेशन की ना, हमने शेल्स को यूज करके फाइल्स को ऑर्गेनाइज की, हमने कंट्रोल ग्रुप्स को यूज की। मतलब ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। अब वर्चुअली मतलब लिनक्स की बात करूं या डॉकर की बात करूं तो उसमें इस तरह का है कि नेम स्पेसेस इस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है और एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। मतलब है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ जूम के एप्लीकेशन के ऊपर, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर मेरा एक डेवलपमेंट, अगर मैं अभी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, समझो जूम का 2.17 का जो वर्जन है, मैं उसके अंदर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मैं डेवलपमेंट नेम स्पेस के अंदर उसकी डेवलपमेंट करूंगा। और फिर इसके बाद जो रिलीज वर्जन है या जो प्रोडक्शन वर्जन है वो है अभी 2.16। तो 2.16 जो है वो होगा प्रोडक्शन नेम स्पेस के अंदर। तो इस तरह से हम नेम स्पेसेस को यूज करके हम अपना सॉफ्टवेयर के वर्जन्स को या कोड के वर्जन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है नेम स्पेसेस का लिनक्स के अंदर भी, कि हम कंटेनर्स के को ग्रुप कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, ताकि हमें ऑर्गेनाइजेशन में आसानी हो। और कंट्रोल ग्रुप्स क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप्स होता है परमिशंस। जब हमने परमिशंस के बारे में पढ़ा था chmod का कमांड के साथ लिनक्स में, रीड परमिशन, राइट परमिशन, एग्जीक्यूट परमिशन, जो फाइल का ओनर है उसको ये परमिशन है, जो उसका ग्रुप है उनको ये परमिशन है, जितने भी लोग उस ग्रुप के अंदर है, और जो बाकी के ग्लोबल यूजर्स है मतलब पूरे पीसी पे, उन सबको क्या परमिशन है। तो ये सारी चीजें जो है ये सब कंट्रोल ग्रुप्स कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हुआ है। तो यही चीजें डॉकर के अंदर भी है कि यही अकाउंट्स या यही वाले लोग इस कर्नल नेम स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं, इस वाले को नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल ग्रुप्स को भी हम इस्तेमाल करते हैं लिमिटेशंस रखने के लिए, कि कौन किस चीज को कब एक्सेस कर सकता है, क्यों एक्सेस कर सकता है। मतलब ये सारे लिमिटेशंस डालने के लिए हम कंट्रोल ग्रुप्स को यूज कर सकते हैं, जिस तरह हम आईडी को यूज करते हैं ऑफिस के अंदर एंटर होने के लिए, बिल्कुल ऐसी ही चीज है। अब अगर हम बात करते हैं कि डायमंड और एलेक्सी ये दोनों चीजें साथ साथ, मतलब उनका इंटरैक्शन क्या है, वो आपस में करते क्या, उनका क्या पर्पस है। तो ये एक डायग्राम है जिससे आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आपके पास है डॉकर डायमंड, जिसमें आपका सारा कोड है। वो कम्युनिकेट करता है एलेक्सी से। क्यों कम्युनिकेट करता है? अगर आपका नेम स्पेसेस है, फॉर एग्जांपल एक नेम स्पेस में ये कोड है, इस नेम स्पेस में दूसरा कोड है, तो एलेक्सी उसको डिवाइड करता है। अब अगर मेरे पास एज ए यूजर मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास 3 नेम स्पेसेस मौजूद है, तो फिर जब मैं एक नेम स्पेस के अंदर एक स्पेसिफिक कंटेनर को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो फिर वो एलेक्सी को कांटेक्ट करके बोलता है कि मैं इस नेम स्पेस के अंदर जो है इस कंटेनर को मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो फिर वो उस कमांड को फॉरवर्ड करता है डॉकर डायमंड को, और फिर डॉकर डायमंड उसका एक्चुअल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है कि फॉर एग्जांपल मैंने उस नेम स्पेस का कंटेनर के अंदर मुझे फॉर एग्जांपल उसके अंदर मुझे एसएसएच करना है। तो जो एसएसएच का सारा प्रोसेस है, उसका जो प्रोसेसिंग है वो करेगा डॉकर डायमंड, लेकिन एलेक्सी मैनेज करेगा कि आपके पास परमिशन तो है ये कमांड चलाने के लिए, आपके पास परमिशन तो है इस नेम स्पेस के अंदर जाने के लिए, इस कंटेनर को कांटेक्ट करने के लिए, सारी चीजें एलेक्सी मैनेज करेगा। अब एलेक्सी जो है, अब बोलने से ही तो बहुत ही मतलब अच्छी चीज लग रही है, लेकिन एक्चुअली एलेक्सी एक बहुत ही बड़ा इशू था। लेकिन ये कवर करने से पहले मैं 1 मिनट पानी लेके आता हूँ। तो तब तक जो भी मैंने चीजें बोले आप उनको सोच भी सकते हो, और बस 1 मिनट मैं अभी पानी लेके आता हूँ। ओके सर।
सलाम, तो मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब एलेक्सी जो है, एलेक्सी एक इतना अच्छा चीज नहीं है, उसमें बल्कि काफी इश्यूज हैं। अब वैसे क्या इश्यूज है इसके अंदर? असल में एलेक्सी जो है वो लिनक्स स्पेसिफिक चीज है। एक्चुअली एलेक्सी जो है, एलेक्सी का जो एल है उसका मतलब ये लिनक्स, ठीक है। तो ये लिनक्स रिलेटेड चीज है, ये एक लिनक्स स्पेसिफिक चीज है कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ लिनक्स सिस्टम्स के ऊपर ही चल सकता है, विंडोज के ऊपर नहीं, एप्पल के ऊपर नहीं, मैकओएस के ऊपर नहीं, कोई भी ऐसी चीज के अंदर ये नहीं चलेगा। तो अब जाहिर सी बात है कि डॉकर का जो कंपनी था, जो उन्होंने सोचा है डॉकर का सॉफ्टवेयर के लिए, उन्होंने सोचा है कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है ये हम बनाएंगे ताकि सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर इस्तेमाल हो सके, लिनक्स के अंदर भी, विंडोज के अंदर भी, मैकओएस के अंदर भी। तो उनका विजन ये था। लेकिन अब क्योंकि ये चीज जो है ये लिनक्स स्पेसिफिक है, तो जाहिर सी बात है कि ये काफी बड़ा मसला था, क्योंकि आप कहीं और इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। और एक और भी मसला ये था कि क्योंकि ये एक एक्सटर्नल टूल बोला जाता है, ये लिनक्स स्पेसिफिक टूल है ना, डॉकर का कोई अपना टूल तो नहीं है ये, तो एक तरह से ये एक एक्सटर्नल टूल बोला जा सकता है। अगर कभी भी एलेक्सी के जो ओरिजिनल क्रिएटर्स थे, अगर वो एलेक्सी को चेंज करे तो डॉकर उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके इस वजह से उनके सॉफ्टवेयर के अंदर मसले आने लग सकते हैं। तो इस वजह से ये इतना अच्छा चीज नहीं था डॉकर का सॉफ्टवेयर के लिए। तो इसकी वजह से डॉकर ने सोचा कि हम अपना ही एक टूल बना ले, इसका ही ऑल्टरनेटिव बना दे जो सिर्फ और सिर्फ डॉकर में इस्तेमाल हो, और इसका नाम होगा लिब कंटेनर। तो लिब कंटेनर का गोल ये था कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम करे और वो डॉकर को आसानी से एक्सेस दे सके इन सारे चीजें के साथ जो ये चाहता है, मतलब ये कर्नल नेम स्पेसेस, यूजर ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप्स, इस सब का एक्सेस उनको मिल जाए आसानी से। जो भी जो भी चीज़ें डॉकर को चाहिए हो वो लिब कंटेनर उसको प्रोवाइड कर सके, जितनी भी परमिशंस, जितने भी सारा ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ें थे वो सब प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए लिब कंटेनर जो है वो जब बना तो डॉकर वर्जन 0.9 में एलेक्सी को रिप्लेस कर लिया गया लिब कंटेनर से एज द डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन ड्राइवर। तो डॉकर 0.9, अब ये जो वर्जन नाम है, अगर आपने पहले के क्लासेस में गौर से देखा हो तो ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हमने डिस्कस की कि डॉकर का जो नेमिंग स्कीम है वो सबसे पहले ईयर से शुरू करके फिर मंथ पे आता है, और फिर उसके बाद वो सीई या ईई एंड पे लगता है कि कम्युनिटी एडिशन है या एंटरप्राइज एडिशन। तो फॉर एग्जांपल आई थिंक मैं अपना पूरा स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई डॉकर का वर्जन को रिलीज करना है इस महीने का, तो अभी चल रहा है 2021, तो मैं लिखूंगा 21, मतलब 2021, उसके आखिरी के 2 डिजिट्स 21 डॉट, फिर डॉट के बाद मैं लिखूंगा महीना, अभी चल रहा है सितंबर, तो 09, फिर एक और डॉट, फिर इस डॉट के बाद मैं लिखूंगा सीई या फिर ईई, एंटरप्राइज एडिशन या कम्युनिटी एडिशन, तो मैं लिखता हूँ इधर सीई। तो ये एक वर्जन का नाम है, लेकिन ये जो वर्जन है ये इस तरह से लिखा हुआ है 0.9। इसका वजह ये है कि पहले जब डॉकर शुरू हुआ था तब इसके जितने भी नंबरिंग सिस्टम्स थे वर्जन्स के लिए वो इसी तरह से ही था, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, मतलब इस तरह से सब था, ठीक है। तो इसी तरह से ही सब चलता था पहले, लेकिन फिर उसके बाद अब ये सिस्टम रिप्लेस हो गया है, और अब इस तरह का सिस्टम इस्तेमाल होता है जो अभी यहाँ ऊपर दिया हुआ है कि पहला साल लिखा हुआ आता है, फिर उसके बाद महीना, फिर उसके बाद कम्युनिटी एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन। तो ये एक ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल नाम है, तो इस वजह से ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, तो इस वजह से वो इसके ऊपर स्विच हो गए। तो ये मुझे ऐसे ही बताना था। तो 0.9 जो वो उस नेमिंग स्कीम के ऊपर थे, जब ये 0.1, 0.2, जब ये नंबर्स इंक्रीज होते रहते थे, जब इस सिस्टम के ऊपर डॉकर चलता था, तो उस वक्त ये एलेक्सी को रिप्लेस किया गया लिब कंटेनर से। अच्छा, अब ये तो चलो हमने एलेक्सी के बारे में तो पढ़ लिया कि एलेक्सी एक बहुत ही बड़ा मसला था, इसलिए उसका एक अपना ही वर्जन बना ली डॉकर वालों ने, जिसका नाम है लिब कंटेनर, और फिर उसके बाद सारा मसला खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक और भी चीज़ है डॉकर डायमंड के नाम से। अब डॉकर डायमंड क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि डॉकर डायमंड हमारा सारा बाइनरी कंटेन करता है डॉकर का। लेकिन डॉकर डायमंड में भी कुछ मसले हैं। वो क्या है? डॉकर डायमंड मोनोलिथिक है, उसका नेचर मोनोलिथिक है। अब इससे मतलब क्या है, हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया है, और अगर आप लोग या इसी का क्लासेस ले रहे हो आमिर पिंगर के साथ, तो उसने आई थिंक ज्यादा डेप्थ में इसको समझाया है कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में फर्क क्या है।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर मेरे पास एक वेबसाइट हो, उस वेबसाइट का मेरे पास फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, डेटाबेस हो, ये तीनों चीजें को मिला के एक वेबसाइट बनता है। अब अगर मैं इन तीनों चीजें को एक ही कंटेनर के अंदर डाल दूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं तीनों चीजें को बंडल करके एक ही कंटेनर के अंदर डाल दूं, अब ये एक बड़ा मसला बनता है और इसका वजह ये है कि ये एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बन जाता है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि हर चीज एक ही पैकेज के अंदर पैक हुआ हुआ है या एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर बंडल हुआ हुआ है। तो इसमें मसला क्या आता है? सबसे पहले तो ये मसला आता है कि कोई भी अपडेट करने के लिए पूरा एप्लीकेशन को आपको ऑफलाइन करना पड़ता है। फिर उसमें ये मसला आता है कि उसका जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन होता है, उसके जो स्पीड जो सब होते हैं वो काफी स्लो होते हैं, क्योंकि वो एक मतलब बड़ा सा हैवी एप्लीकेशन होता है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि चीता है, चीता और एलिफेंट, अब इन दोनों में आप रेस थोड़ी करवा सकते हो। एलिफेंट बहुत ही बड़ा है, जायंट है, जाहिर सी बात है स्लोली चलेगा, और मतलब आप समझ रहे हो ना कि जाहिर सी बात है डिफरेंस है। लेकिन चीता थोड़ा छोटा है, लाइट वेट है, भाग सकता है। तो यही बात है मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस का। मोनोलिथिक जो है वो एलिफेंट की तरह है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही स्लो है, और ओवरऑल उसका जो भी मैनेजिंग, जहाँ तक मैनेजिंग की बात आती है तो उसका ओवरऑल मैनेजमेंट भी बहुत मुश्किल है। लेकिन चीता का इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट है, मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, फास्ट है, मैनेज करना आसान है, साइज छोटा है, मतलब इस तरह के सारे बेनिफिट्स हैं माइक्रो सर्विसेज के अंदर। लेकिन अब ये तो खैर हम जानवरों की बात कर रहे हैं, अब डॉक्टर में तो ऐसा है कि जो आपके तीन पार्ट्स होते हैं एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। अगर आपका एक वेबसाइट के अंदर ये तीन पार्ट्स है और आप अगर एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बनाते हो तो ये तीन चीजें एक साथ मर्ज हुआ हुआ होता है। लेकिन अगर मैं इन चीजों को सेपरेट करूं, मतलब है कि ईच थिंग अपना एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन होगा, फ्रंट एंड अलग, बैक एंड अलग, डेटाबेस अलग, तो ये एक बिल्कुल ही यूनिक चीज बन जाती है। इसलिए ये यूनिक चीज बन जाती है क्योंकि अगर आपका हर ईच पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन बिल्कुल सेपरेट होता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में लेकिन है तो सेपरेट ना, तो इसमें एक बिल्कुल ही नया चीज आ जाता है कि अगर आप चाहो कि आपका बैकएंड में कोई मसला है, आप उसको नीचे ले आओ, अब उसको नीचे ले आ सकते हो, लेकिन बाकी के जितने भी पार्ट्स है वो सब चलते रहेंगे, आपको पूरा एप्लीकेशन को तो नीचे करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हो बैकएंड का, सिर्फ बैकएंड का, फ्रंट एंड का भी नहीं, डेटाबेस का भी नहीं, अब मोनोलिथिक में तो ये हो नहीं सकता है, माइक्रो सर्विस में हो सकता है, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। माइक्रो सर्विस में इस तरह से भी हो सकता है कि अगर आप चाहो तो आप अपना सारा जो नेटवर्किंग है, आप नेटवर्किंग को भी मतलब ऑन द स्पॉट आप उसको चेंज कर सकते हो कि फ्रंट एंड का जो नेटवर्क है फॉर एग्जांपल बैक एंड के साथ, उसको आपको तोड़ना है या उसको आपको टेम्परेरीली सेपरेट करना है, फिर उसके बाद आपको एक और कंटेनर से उसको लिंक करना है। तो ये सारे चीजें को करना बहुत फास्ट है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, जल्दी जल्दी हो जाता है कंटेनर्स के साथ। लेकिन एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के साथ, एक बड़ा सा एप्लीकेशन के साथ जिसमें बजाय बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होने का एक ही बड़ा पार्ट है, तो फिर काफी स्लो हो जाता है। तो ये यहाँ 3 पॉइंट्स ही लिखा हुआ है। सबसे पहले उसमें कोडिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक मसला आ जाता है, एक बग आ जाता है तो फिर मतलब पूरा चीज ही टूट जाता है, तो ये काफी बड़ा मसला है, काफी स्लो है। और एट द एंड ऑफ द डे डॉकर के जो गोल्स है, उनके जो गोल्स थे वो ये नहीं था, वो चाहते थे कि हर चीज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की तरफ ही जाए। वो इसी को ही माइंड में रख के, इसी को ही एक विजन में रख के उन्होंने डॉकर को बनाया कि ये एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म बने। तो इस वजह से डॉकर को ये सारी चीजें पता था और इसलिए उन्होंने एक बड़ा सा एफर्ट शुरू की। वो एफर्ट क्या है कि जो भी मसले हैं डॉकर डायमंड के अंदर, अब एलेक्सी तो रिप्लेस हो गया लिब कंटेनर से, अब वो तो मसला खत्म हो गया, सही है, लेकिन डॉकर डायमंड में जो भी मसले हैं वो काफी बड़े मसले हैं। मतलब है कि इसके अंदर डॉकर डायमंड के अंदर समझो 5 से 10 बड़े पीसेस है जिनको अब अलग करना पड़ेगा और उनको इंडिविजुअल करना पड़ेगा, उनको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। उसमें कोई भी डिपेंडेबल कोड है तो उनको रीराइट करना पड़ेगा। तो ये बहुत मतलब बड़े मसले हैं, एक बहुत ही बड़ा काम है। तो इसलिए डॉकर को पता था इन चैलेंजेस के बारे में और फिर उन्होंने एक एफर्ट को शुरू की ये सारे चीजें को ब्रेक अपार्ट करने में। उन्होंने शुरू की, ये कोशिश शुरू की कि जो भी इस डायमंड के अंदर चीजें हैं, जो भी मतलब इंडिविजुअल चीजें हैं उनको इंडिविजुअलाइज किया जाए और फिर उसके बाद उन सबको नेटवर्क करके उस तरह से
मतलब उस तरह से उसको लेके चले कि ये पूरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की तरफ जाए। तो ये पूरा काम बहुत ही बड़ा है और ये ऐसे ही तो हो नहीं सकता है, बल्कि अभी तक मैं बात कर रहा हूँ 2021 का, अभी तक ये काम चल रहा है, अभी तक ये काम बिल्कुल 100% नहीं हुआ है और इसमें बहुत टाइम अभी तक लगा है। और आई थिंक अभी मेरे ख्याल से 80 to 90% हो गया है, मुश्किल से 10% या 20% बाकी है। अब जब ये बुक लिखा गया था तब तो ये समझो 50% प्रोग्रेस हो चुका था, लेकिन अभी भी काफी सारे चीजें जो है वो बाकी है, आज भी 2021 में भी काफी चीजें बाकी है। इंशाल्लाह 2022 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 2023 तक ये सारी चीजें जो है सेट हो जाए। तो जब हम बात करते हैं कंटेनर एग्जीक्यूशन और कंटेनर रन टाइम का, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना है। और हाँ बिल्कुल, हम इधर ही इसको डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको खत्म कर ले। तो ये सारे चीजें जो है उनको सेपरेट करना एक बहुत ही बड़ा गोल है। और इसके साथ साथ एक और भी चीज का वो सोच रहे हैं करने के लिए, और मतलब काफी हद तक किया भी है, और उनका मेन विजन ही यही है कि डॉकर जो है वो ओपन सोर्स क्योंकि है, इसलिए उसमें एक और भी फीचर हमें रखनी है कि ये स्वैपेबल हो। स्वैपेबल से मतलब क्या है, अब डॉकर एक कंटेनराइजेशन, कंटेनर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है या कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर है। कंटेनराइजेशन इटसेल्फ जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो डॉक्टर ने बनाया है। ये मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि आप ये इस तरह से समझो कि क्लाउड जो है, क्लाउड एक चीज है, लेकिन कंपनीज बहुत सारे हैं जो क्लाउड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। AWS है, एजूर है, OCI है, कोई भी और कंपनीज है, गूगल का भी है, गूगल क्लाउड सर्विस उनका भी है। तो ये सारे क्लाउड की कंपनीज है, लेकिन चीज मतलब सब एक ही चीज पे ही काम कर रहे हैं ना, क्लाउड, सब क्लाउड पे ही काम कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो इस वजह से इसमें ये थोड़ा फर्क है कि आप इसको कंफ्यूज नहीं करो कि फील्ड और उनके जो इंडिविजुअल कंपनीज है उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से कंटेनराइजेशन एक फील्ड है, फिर उनके अलग अलग कंपनीज है। डॉकर एक अलग कंपनी है, रेड हैट एक कंपनी है जिन्होंने अपना एक वर्जन बनाया कंटेनराइजेशन का जिसका नाम है RKT या रॉकेट, उनका एक अलग वर्जन है, और भी अलग अलग वर्जन्स है। तो इन सारे वर्जन्स को जब हम देखते हैं तो ये सारे जितने भी वर्जन्स है ये सब कंटेनराइजेशन का ही एक पार्ट है। और डॉकर ये चाहता है कि अगर RKT मतलब रॉकेट से या कोई भी और कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर से कोई पार्ट निकालना चाहे, कोई यूजर ऐसा करना चाहे कि वो पार्ट को निकाल के डॉकर के अंदर ऐसी मतलब स्लॉट कर ले, ऐसा मतलब मिक्स एंड मैच एक तरह से, तो वो भी हो सके। तो डॉकर ने अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से भी बना दिया है। तो ये पूरा जो काम है, ये जब 2017 में ये लिखा गया बुक, तो ये ऑथर अभी बोल रहा है कि जितना भी कंटेनर एग्जीक्यूशन और कंटेनर रन टाइम कोड है वो सब निकाला गया है अभी तक डायमंड में से, और उनको सेपरेट किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये सब इसका मतलब क्या है, कंटेनर एग्जीक्यूशन, कंटेनर रन टाइम, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस सब का मतलब क्या है। और ये आप एक डायग्राम देख सकते हो, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल डायग्राम है। पहले तो हमने सिर्फ डॉकर क्लाइंट और डॉकर डायमंड देखा, सॉरी डॉकर क्लाइंट और डॉकर इंजन, और फिर इंजन के अंदर ये उसके प्रॉपर्ली इंडिविजुअल पार्ट्स बताया है। ये जो आपका डॉकर डायमंड है, कंटेनर है, शिम है, रंक है, कंटेनर है, ये सब सेपरेट है। अब अगर हम OCI के बारे में बात करें, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव, तो OCI जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह हमारा गवर्नमेंट्स होता है रियल लाइफ में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कंट्रोल करते हैं कि कंटेनराइजेशन, जो भी कंपनी कंटेनराइजेशन करता है, लेकिन ओवरऑल ये जो पूरा कंटेनराइजेशन का फील्ड है, इसमें कौन कौन से चीजें का क्या क्या लॉज है, मतलब है कि इमेजेस का स्पेसिफिकेशन है, इमेजेस को किस तरह से होना चाहिए, कंटेनर रन टाइम को किस तरह से होना चाहिए, मतलब जनरल रूल्स जो सारे कंटेनराइजेशन वाले कंपनीज पे अप्लाई होते हैं। तो ये दोनों स्पेसिफिकेशन जो है ये 1.0 उनका वर्जन है 1.0, ये जुलाई 2017 में रिलीज हुआ था। तो डॉकर जो था वो इन रूल्स के बेस पे, OCI के रूल्स के बेस पे ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था कि ये सारे स्पेसिफिकेशंस को हम ट्रीट करें और इन पे कोड को कंट्रीब्यूट करें। तो इनका मेन फोकस यही था उस वक्त। और अगर हम बात करें डॉकर 1.11 वर्जन 1.11 जो अर्ली 2016 में रिलीज हुआ, तो उस वक्त से ही डॉकर ने शुरू की इसके सारे OCI के सारे रूल्स को फॉलो करने के लिए कि जो भी गाइडलाइंस बता रहे हैं हम उनको प्रॉपर्ली फुलफिल करें। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके सारे रूल्स और सबको फुलफिल करना होता है, ये बिल्कुल ऐसी ही चीज है। OCI गवर्नमेंट है और डॉकर एक सिटीजन है या एक कंपनी है जो उनके सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है,
तो अब अगर हम बात करते हैं इन सारे इंडिविजुअल पार्ट्स का, ठीक है, तो रंक, कंटेनर, और आपके पास है शिम का टूल, आपके पास है डॉकर डायमंड और डॉकर क्लाइंट, तो हमने कवर कर लिया है। तो मेनली यही 3 पार्ट्स है जो अभी हमें कवर करना है, कंटेनर, शिम और रंक। और फिर ये जो इंडिविजुअल कंटेनर्स है ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कंटेनर्स इटसेल्फ मतलब क्या है। तो अब हम देखते हैं कि रंक क्या है, कंटेनर क्या है और शिम क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रंक क्या है। रंक का जो फुल फॉर्म है वो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि रन का मतलब है रन टाइम और सी का मतलब है कंटेनर, तो रन टाइम कंटेनर या कंटेनर रन टाइम। रन को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि रन का मतलब है रन, मतलब वाकई में सिर्फ रन, RUN, और सी का मतलब है कंटेनर, रन कंटेनर, मतलब है कि कंटेनर को रन करने को बोलते हैं रंक। तो इसके एक तरह से दो मतलब है जो आप समझ सकते हो। लेकिन इसका एक्चुअल जो यूज है वो ये है कि रंक जो है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है कंटेनर्स और इस तरह की चीजें को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए, पॉज करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है रंक को। तो रंक वो छोटी सी टूल है जो वाकई में इन सारे चीजों को मैनेज करता है कि कौन सा कंटेनर को डिलीट करना है, किस तरह से करना है, स्टॉप कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, ये सारे चीजें का जो मैनेजिंग है वो ये करता है, ठीक है। तो रंक जो है वो एक कंटेनर रन टाइम बोला जाता है, मतलब है कि वो सारे रनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो ये हमने देख ली कि रंक क्या है। अब कंटेनर की अगर हम बात करते हैं, कंटेनर का सबसे बेसिक वर्जन, बेसिक एक्सप्लेनेशन ये है कि वो एक मैनेजर की तरह है, वो एक सुपरवाइजर की तरह है। मतलब है कि कंटेनर जो है वो आपका सारा लॉजिक, एग्जीक्यूशन लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता है, उन सबको प्लान करता है। वो एक तरह से सोचता है कि अब इस चीज को किस तरह से क्या करना है, वो फिर कमांड सारे देता है। वो सुपरवाइजर है, वो मैनेजर है, वो हर चीज को सोचता है और फिर उसके बाद वर्कर्स को कमांड्स देता है, और वो बॉस के नीचे काम करता है। बॉस कौन है? डॉकर डायमंड। आप इस तरह से समझ सकते हो कि बॉस है डॉकर डायमंड, फिर उसका जनरल मैनेजर है कंटेनर, और फिर जो इंडिविजुअल वर्कर्स है वो है रंक और शिम। आप ये इस तरह से भी समझ सकते हो। तो आपका जो कंटेनर सुपरवाइजर है वो हर चीज को सुपरवाइज करता है, हर चीज को रन करता है, रन नहीं मतलब हर चीज को मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है, ये सब करता है। जितने भी ऑपरेशंस है वो उन सबको मैनेज करता है कि हर चीज किस तरह से क्या करना है। अब कंटेनर भी रंग की तरह ही काफी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, लेकिन जाहिर सी बात है अब रंग जितना लाइट वेट तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। और इसका भी यही एक टास्क है, हर चीज को कमांड करना, हर चीज को मैनेज करना, सारे कंटेनर लाइफ साइकिल ऑपरेशंस को मैनेज करना, ये उसका पर्पस है, ठीक है। तो ये सारा लॉजिक और सब कुछ सोचता है, ये सारा लॉजिक को प्लान करता है, कमांड सेंड करता है, मतलब इस ये सब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो कंटेनर भी हमने अब देख लिया है कि क्या है, रंक भी हमने अब देख लिया कि क्या है। अब ये जो एक जगह है स्टार्टिंग अ न्यू कंटेनर, ये हमने पहले भी काफी कवर किया है, तो अब हम इस पार्ट को यहाँ स्किप करते हैं। और अब अगर हम देखें तो ये काफी हद तक अब क्लियर हो गया है कि ये सब है क्या। डॉकर क्लाइंट में हम अपना कंटेनर टाइप करते हैं, अपना कमांड टाइप करते हैं, फिर ये कमांड जाता है डॉकर डायमंड को जो इसको प्रोसेस करता है, इसको सोचता है, और फिर उसके बाद वो बोलता है कि भाई ये टास्क आ गया है, मतलब अपने जनरल मैनेजर को या कंटेनर को बोलता है भाई अब ये टास्क आ गया है, अब इस टास्क को आप सोच लो कि अब इसको किस तरह से हैंडल करना है। तो वो सोचता है, सारा लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता है, वो फिर उसके बाद अपना वर्कर नोड को, मतलब एक रंक को, वो बोलता है कि चलो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आप फॉर एग्जाम्पल एल्पाइन इमेज के साथ आप इस डॉकर फाइल से इस तरह से आप इस कंटेनर को मेरे लिए बना दो। तो फिर रंक उस कंटेनर को क्रिएट करता है और फिर उसको स्टार्ट भी करता है, स्टॉप भी करता है, ये सारी चीजें भी करता है। और ये जो हमारा पूरा मॉडल है, जो हमारा पूरा आर्किटेक्चर है, इसका एक बहुत ही बड़ा फायदा ये है कि ये डिकूपल्ड है। डिकूपल्ड से मतलब हमारा क्या है? डिकूपल्ड का मतलब ये है कि अगर हमारा डॉकर डायमंड जो है वो ऑफलाइन हो जाए या मेंटेनेंस की जरूरत है या वो बंद हो जाए, तो भी हमारे कंटेनर जो है वो बंद नहीं होंगे। मतलब है कि हमारा जो रंक है वो सेपरेटेड हुआ है डॉकर डायमंड से। तो इसकी ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये इंडिपेंडेंटली भी मतलब सेपरेटली भी चल सकता है। तो इसको हम बोलते हैं डायमंडलेस कंटेनर्स, मतलब है कि कंटेनर्स डायमंड के बगैर भी चल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायमंडलेस कंटेनर्स। तो अब
पहले तो क्या होता था कि जब भी डायमंड किल होता था या डायमंड पॉज होता था तो सारे कंटेनर्स भी चले जाते थे। तो अब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में तो एक बहुत ही बड़ा मसला था, कोई भी बग आ गया, कोई भी मसला आ गया डायमंड के अंदर, पूरा आपका सिस्टम ही गया। तो ये तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में कंपनीज के लिए तो एक बहुत ही बड़ा मसला था। तो शिम ने इस मसले को हल कर दिया। क्या कि अगर डॉकर डायमंड ऑफलाइन हो जाए उसका मतलब ये है कि कंटेनर का भी एक्सेस चला गया है। तो जो लास्ट कमांड कंटेनर ने दिया होगा कि फॉर एग्जांपल अभी आप इस कंटेनर को रन करो, तो कंटेनर रनिंग स्टेट में है। अब डॉकर डायमंड बाय डिफॉल्ट क्या करता है और लिनक्स के सारे एप्लीकेशंस बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, जब वो ऑफलाइन हो जाते हैं तो अपने सारे रनिंग प्रोसेसेस को बोल देते हैं कि भाई मैं ऑफलाइन हो रहा हूं, आप भी अपने आप को किल कर लो, आप अपने प्रोसेसेस को रैप अप करके एक तरह से दफा हो जाओ, या आप अपने आप को बंद करके रैप अप करके चले जाओ, या अपने आप को मतलब बंद कर लो। आप समझ गए हो ना मतलब मेरा मतलब क्या है। तो ये होता है रंक और शिम, मतलब ये वर्कर्स है। ये जो किलिंग का कमांड्स आता है डॉकर डायमंड की तरफ से वो इन्हीं को ही आता है कि अब डॉकर डायमंड बोलता है कि आई एम क्लोजिंग, आई एम शटिंग डाउन, तो अभी आप अपने आप को टर्मिनेट करो, तो वो अपने आप को टर्मिनेट कर लेते हैं। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा मसला है। तो इसका हल ये है कि शिम जो है वो इसको बंद कर देता है। मतलब है कि जितने भी कमांड्स डॉकर डायमंड की तरफ से आते हैं कि अब हमें इस कंटेनर अब मैं शट डाउन हो रहा हूं, अभी आप अपने प्रोसेसेस को रिमूव कर लो, अभी आप अपने आप को डिलीट कर लो, तो शिम उसको इंटरसेप्ट करता है और वो रंग को फॉरवर्ड नहीं करता है। तो इससे फायदा क्या होता है, कंटेनर्स भी चलता रहता है, जब तक डायमंड ऑफलाइन है तब तक कोई मसला भी नहीं होता है, जैसे ही ऑनलाइन हो जाता है फिर उसके बाद हर चीज सही भी हो जाता है। और एक और भी फायदा ये है कि ऐसा नहीं है कि आप फिर अपना कंटेनर को स्टॉप ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि शिम फिर सारे चीजें को ही ब्लॉक करने लगेगा। मतलब है कि जब भी आप बोलोगे डॉकर कंटेनर स्टॉप तो वो फिर जाने ही नहीं देगा कमांड को, ऐसा भी नहीं है। वो स्पेसिफिकली उसी कमांड को ही ब्लॉक करता है जो डॉकर डायमंड खुद से देता है कि अभी मैं शट डाउन हो रहा हूं, तो इसलिए आप अपने सारे प्रोसेसेस को बंद करो या डिलीट करो, तो वो उसको ब्लॉक कर लेता है ताकि ये चलता रहे। तो शिम का ये एक बहुत ही बड़ा फायदा है। और एक और भी मैं आपको बात बताऊं कि हर शिम के साथ जो है एक रंग होना मौजूद है। मतलब है कि हर रंग के साथ एक शिम होना मौजूद है। जब कंटेनर एक रंग को एक टास्क देता है तो ऑटोमेटिकली वो एक शिम को भी इसके साथ असाइन कर देता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो हमने शिम को भी देख लिया है कि अब शिन क्या है। तो इसलिए जब कंटेनर का जब रंग का जो प्रोसेस है वो एग्जिट हो जाए, मतलब है कि जब हमारा डायमंड जो है वो बंद हो जाए, जब रंग का जो प्रोसेस है वो भी मतलब खत्म हो जाए, उसका कोई अब काम नहीं रहा है, तो शिम उस सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है और वो पर्पसफुली कंटेनर को चलने देता है जब तक डायमंड वापस ऑनलाइन नहीं आता है। तो इसका तरीका ये है होने का। बाकी का जो है वो मैं रिकॉर्डिंग पे ही कंटिन्यू कर लेता हूँ क्योंकि अभी ये मीटिंग खत्म हो रहा है। तो मैं अब इसके साथ मर्ज करके यूट्यूब पे अपलोड कर लूंगा। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे चैप्टर नंबर 6 से। कोई भी अगर मसले हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझे फिर ग्रुप से पूछ लेना। सही है? ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अच्छा, तो अब हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जब मैंने अभी बोला कि जब हमारा डायमंड ख़त्म हो जाता है या वो अपने आप को टर्मिनेट कर लेता है, जब वो टर्मिनेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सिग्नल भेजता है रंग को कि आप भी टर्मिनेट हो जाओ, लेकिन शिम उस सिग्नल को रोक देता है ताकि कंटेनर्स चलता रहे, कंटेनर्स बंद ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें होते कैसे, अब इनको थोड़ा और भी अगर हम देख लें कि ऐसा क्या सिग्नल है जो शिम ब्लॉक करता है जिससे हमारा कंटेनर टर्मिनेट नहीं होता है, तो उसको हम बोल देते हैं उसको हम बोलते हैं stdin और std out। ठीक है, या std in और std out। तो stdin क्या है, वो आपका इंटरनल स्ट्रीम है। इंटरनल मतलब इनवर्ड स्ट्रीम है कि बाहर से जब डाटा अंदर आता है तो उसको बोलते हैं stdin स्ट्रीम, और जब अंदर से डाटा बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं std out स्ट्रीम। तो ये जो स्ट्रीम्स है आप दरवाजे की तरह समझ सकते हो, पाथ्स की तरह समझ सकते हो कि जब भी कोई चीज़ हमारा डॉकर हमारा शिम से जब या हमारा रंग से जब कोई भी सिग्नल बाहर जाता है डॉकर डायमंड को, तो फिर वो std out यूज़ करता है, और जब भी कोई सिग्नल डॉकर डायमंड से हमारा रंग पे आता है तो वो यूज़ करता है stdin। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो जब हम बात करते हैं टर्मिनेशन का कि शिम टर्मिनेशन को
रोक देता है ताकि हमारे कंटेनर जो है वो टर्मिनेट ना हो। तो उसका मतलब ये है कि ये जो पाइप्स है, ये जो स्ट्रीम्स है, उसके थ्रू ये कमांड आता है ना कि भाई अब अपने आप को स्टॉप कर लो या डिलीट कर लो। तो वो इन स्ट्रीम्स को ओपन रखता है ताकि अगर कोई भी सिग्नल आ जाए तो ऐसा ना हो कि मतलब ये दरवाजे या ये पास जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि बंद होने का मतलब ये है कि अब डाटा पास नहीं हो सकता है। डाटा पास नहीं हो सकता है का मतलब ये है कि अब हमारा कंटेनर चल नहीं सकता है, तो इसलिए कंटेनर टर्मिनेट हो जाएगा, तो वो इस चीज़ को रोक देता है। अब अगर हम बात करें कि लिनक्स पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो इसका बेसिक मतलब यही है कि ये सारी चीज़ें मतलब हमारा जो पूरा आर्किटेक्चर है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले है हमारा डॉकर डायमन, हमारा डॉकर क्लाइंट है जो कमांड देता है डॉकर डायमन को। फिर इसके बाद वो पास होता है मैनेजर को, मतलब एक डॉकर कंटेनर को। फिर डॉकर कंटेनर एक रंग और एक शिम को पेयर करके अब बोलता है कि अब आप ये कंटेनर को लॉन्च करो और अब आप ये कमेंट्स करो उसके ऊपर। तो फिर वो साथ साथ एक पेयर में चलते हैं। और अगर डॉकर डायमन ऑफलाइन हो जाए, जिसकी वजह से कंटेनर भी ऑफलाइन हो जाता है, तो फिर शिम उसको ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रखता है कंटेनर को, ताकि अगर वो ऑफलाइन भी हो जाए तो भी रंग को कोई मसला ना हो, मतलब है कि हमारे कंटेनर जो है वो टर्मिनेट ना हो, चलते रहें। तो अब हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया है कंटेनर के बारे में, रंग के बारे में, शिम के बारे में, लेकिन डायमन, चलो मैंने ये तो बता दिया है कि डायमन बॉस है, लेकिन कभी कभी बंदा बिजनेस के अंदर भी सोचता है ना। मतलब अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी अपना एक कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैनेजर ही हर चीज़ को डील कर रहा होता है, मुझे उसके साथ ही बात करना पड़ता है, बॉस से मुझे कभी मिलना ही नहीं पड़ता है, कभी मुझे उससे बात ही नहीं करना। तो कभी जहन में आता है ना कि यार आखिर में बॉस कंपनी में करता क्या है, कुछ करता भी है या ऐसे ही बैठा रहता है। तो बिल्कुल वही बात है, डायमन एक तरह से हमारा डॉकर का बॉस है, या आखिर में करता क्या है या ऐसे ही बस बैठा रहता है। तो ये करता क्या है एक्चुअली, तो डायमंड के अंदर अब ये सारे पार्ट्स को जब हम निकालते हैं, कंटेनर को, रंग को, शिम को, जब इन सारी चीज़ों को डायमंड से सेपरेट करके मॉड्यूलराइज करते हैं, मतलब एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो अभी भी इसके अंदर रह क्या गया है। अब जो भी हमारा मेन फंक्शनैलिटी है इमेज बिल्डिंग करने के लिए या फिर इमेज का मैनेजमेंट के लिए, उसका स्टोरेज के लिए, जो सारे नेटवर्किंग है, जो ऑथेंटिकेशन है, जो ऑर्केस्ट्रेशन मतलब है कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से मेरा मतलब क्या है कि कितने कंटेनर्स मुझे चाहिए, और मतलब ये सारी चीज़ें, जो सारा मैनेजमेंट है वो सब जो है वो डायमंड के ऊपर आता है। अब मैनेजमेंट सिर्फ वही हद तक करेगा कंटेनर जो उसको बोला गया हो, आखिर में तो बॉस ही बताएगा ना कि भाई अब ये करना है, वही सारा डिसीजन लेगा। तो वही बताएगा कि अभी मुझे 10 कंटेनर्स की ज़रूरत है, फिर कंटेनर सोचेगा कि अच्छा भाई 10 कंटेनर्स के बारे में अभी बॉस ने मुझे बोला कि मुझे 10 कंटेनर्स चाहिए, अब 10 कंटेनर्स को मैं किस तरह से डिप्लॉय करूं, वो फिर कंटेनर उसके माइन्यूट डिटेल्स, छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि वो मैनेजर है, उसका यही काम है। लेकिन बॉस सिर्फ इतना बोलता है मुझे 10 कंटेनर चाहिए, तो मुझे 10 कंटेनर चाहिए, अब आप जिस तरह से भी करो। तो ये वो तो काम करना ही पड़ता है ना, उसको 10 कंटेनर्स का तो बात बोलना ही पड़ता है ना कि भाई मुझे 10 की ज़रूरत है, 20 की ज़रूरत है, ये सब देना तो पड़ता है ना, कमांड्स भी किसी ना किसी को तो देना ही पड़ता है ना। तो डायमंड का भी यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ इस पैराग्राफ के ऊपर लिखा है, जो मैंने कुछ बताए भी हैं अभी। तो यह हमने देख लिया कि डायमंड के अंदर भी इसका क्या यूसेज है। और अब हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों को लगा होगा कि डॉकर वाकई में अंदर से कैसे चलता है, और इंशाल्लाह आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा आइडिया भी मिल गया होगा कि ये सब चलता कैसे है, होता कैसे है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल हम जाएंगे इमेजेस में, और फिर हम देखेंगे कि इमेजेस का मतलब क्या है, इमेजेस होता क्या है, और हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी कि एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए कि इमेजेस है क्या और उनका क्या पर्पस है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और कोई भी सवालात हो तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ लेना। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।